Yeah, in today's class, what I have in today's class, I will discuss with you new criticism, its origin, its basic characteristics, and its application to understand poetry. पोइट्री को कैसे हम समझ सकते हैं, उसका क्या एप्लीकेशन है, इन सब चीजों को लेकर के तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल. I hope it's visible. Yes, sir. Yeah. You will come to know कि इन जो लिटरेचर है, इन लिटरेचर देर आर many theories, yeah, many theories are used to analyze an author's work. If anyone asks you what are theories, theories are literary principles, yeah, literary theories. Literary theories are literary principles, are established principles. In the light of those literary principles, yeah, theories, the literary piece of an author, yeah, the literary piece of a poet is एनालाइज्ड. सो जो थियरीज है या जो एक लिटरेरी प्रिंसिपल्स है, वह एक इस्टेब्लिश्ड नाम्स है जिसको लेकर के हम क्या करते हैं, किसी भी आथर के वर्क को जो है हम उसको एनालाइज करते हैं. तो इन लिटरेचर देयर आर मेनी थियरीज यूज्ड टू एनालाइज एन आथर्स वर्क. तो थियरीज आर फॉर व्हाट? थियरीज आर फॉर, या थियरीज used for what? Theories are used to analyze an author's work. इसी तरह से जो थियरीज है उनमें से एक थियरीज है न्यू क्रिटिसिज्म. नाउ व्हाट इज न्यू क्रिटिसिज्म? व्हाट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इट हैज? To understand it, we need what? The new criticism definition is a new way of teaching literature. ये एक तरह से क्या है? New way of teaching literature. लिटरेचर को एक नए ढंग से पढ़ने का, लिटरेचर को नए ढंग से पढ़ाने का, लिटरेचर को नए ढंग से समझने का एक नजरिया है. The new criticism definition is a new way of teaching literature by analyzing a work based only on the that work's text. इसमें जो एनालाइज किया जाएगा, क्या एनालाइज किया जाएगा? ओनली टेक्स्ट विल बी एनालाइज. इट मीन्स दैट कि टेक्स्ट जो होगा वह प्राइमरी होगा, टेक्स्ट जो होगा वह ऑटोनॉमस इंटिटी होगा, टेक्स्ट जो होगा वो आप कह सकते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट वर्बल ऑब्जेक्ट होगा, टेक्स्ट के बियॉन्ड कुछ भी नहीं होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये सब बातें मैं पहले भी कर चुका हूँ. बट इन दिस क्लास व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, इन दिस क्लास यू आर गोइंग टू गेट कि जो भी न्यू क्रिटिसिज्म है, न्यू क्रिटिसिज्म आर यूज्ड टू एनालाइज author's work. Number one point, या एनी थियरीज, या एनी थियरी, या एनी, आप कह सकते हैं कि जो भी थियरीज है वो क्या है? दे आर द इस्टेब्लिश्ड लिटरेरी प्रिंसिपल्स, एंड दोज लिटरेरी प्रिंसिपल्स आर यूज्ड टू एनालाइज अ पीस ऑफ लिटरेचर. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हेन यू टॉक अबाउट न्यू क्रिटिसिज्म, तो न्यू क्रिटिसिज्म इज व्हाट? न्यू क्रिटिसिज्म is a, you can say कि it's a theory, या it's a literary principles or norms which tell us to understand or define literature, a piece of literature in a new way. इन अ न्यू वे, नए ढंग का. जो ट्रेडिशनल पैटर्न था लिटरेचर को समझने का, उस ट्रेडिशनल पैटर्न को यह क्या करती है? डिस्कार्ड करती है. ट्रेडिशनल पैटर्न में क्या होता था कि ट्रेडिशनल पैटर्न में इफ यू हैव अ पोयम और पीस ऑफ पोयम और पीस ऑफ लिटरेचर, तो आप तीन जगहों पर ध्यान रखते थे ट्रेडिशनल पैटर्न पे. वो तीन चीजें क्या होती थी? टेक्स्ट, ऑथर और आप कह सकते हैं कि सोसाइटी और एज.
जो ट्रेडिशनल पैटर्न हमारा समझने का टेक्स्ट को होता था, हम 3 ढंग से देखते थे। टेक्स्ट को देखते थे, ऑथर को देखते थे, सोसाइटी और एज को देखते थे। इन्हीं तीनों के इर्द-गिर्द हम क्या करते थे, अपने आप को महदूद रखते थे। लेकिन ये इसके बियॉन्ड जाकर के बात करती है। वो कहता है कि अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है सारा फोकस केवल टेक्स्ट पे करना है। ये चीज क्या हो चुका है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। किस समाज में, किस सिचुएशन में, किस एज में टेक्स्ट लिखा गया, टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो एक पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर आप इस थियरी को एनालाइज करते हैं तो जो इन अ वर्क ऑफ लिटरेचर है वो क्या करता है, डज नॉट टेक एनीथिंग एल्स इनटू अकाउंट। मतलब वर्क ऑफ लिटरेचर को ही ये जो है अकाउंट के लिए या इंटरप्रेट करने के लिए करेगा। क्या चीज लेगा, ओनली अ वर्क ऑफ लिटरेचर, व्हाट इज प्रेजेंट इन अ वर्क ऑफ लिटरेचर, व्हाट इज प्रेजेंट इन अ वर्क ऑफ लिटरेचर एंड डज नॉट टेक एनी अदर थिंग एल्स इनटू अकाउंट। केवल वर्क ऑफ लिटरेचर को लेगा, उसके अलावा किसी और चीज को नहीं लेगा। कैसे, कौन कौन सी चीज को नहीं लेगा, सच एज ऑथर और हिस्टोरिकल एंड कल्चरल। ये मैंने पहले ही बताया था, ऑथर के का कोई महत्व नहीं है, हिस्टोरिकल या कल्चरल सिग्निफिकेंस का कोई महत्व नहीं जब आप न्यू क्रिटिसिज्म समझते हैं। तो मैं बहुत सिंपल सा आपको समझा दूं, ये जितना भी सर्किल में रखा गया है, अगर आप कुल मिला करके समझने की कोशिश करें कि न्यू क्रिटिसिज्म इज अ मेथड to analyze a piece of literature, especially a poem or a piece of poem, uh, in a new way. Yeah, it gives you a platform to teach a poem with scientific approach, with scientific method. And what do you analyze here? You analyze only the text. Yeah, what is written in the text, you only analyze that thing. Yeah, you can say words on the page. या दूसरा चीज आप क्या एनालाइज करते हैं, वर्ड्स ऑन द पेज। तो एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि व्हेन यू गो विद दिस कॉन्सेप्ट, देन व्हाट डू यू अप्लाई वर्ड्स ऑन द पेज। न्यू क्रिटिसिज्म, अब उसके बाद इसमें क्या क्या चीजें नहीं देखी जाएंगी, इसमें जो है आपको जैसे मैंने पहले बताया गया कि वर्ड्स ऑन द पेज देखा जाएगा, आथर को नहीं देखा जाएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा, और क्या नहीं देखा जाएगा, कल्चरल सिग्निफिकेंस नहीं देखा जाएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा, और क्या नहीं देखा जाएगा, कल्चरल सिग्निफिकेंस। जैसे आज के समय में हम लोग कल्चरल स्टडीज की बात करते हैं, हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो ये चीज होती है। तो व्हाट 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 हैपेंड कि जो टेक्स्ट है वही सब कुछ हो गया, टेक्स्ट ही आपका सब कुछ हो गया। तो टेक्स्ट क्या बन गया, टेक्स्ट बिकेम ऑटोनॉमस इंटिटी, ऑटोनॉमस, NOMOUS, ऑटोनॉमस इंटिटी या सेल्फ सफिशिएंट, SUFFICIENT, सेल्फ सफिशिएंट वर्बल ऑब्जेक्ट। जो टेक्स्ट है वो क्या बन गया, वो सेल्फ सफिशिएंट वर्बल ऑब्जेक्ट बन गया कि टेक्स्ट के बाहर कुछ नहीं है। हमारी जो दुनिया है वो कहाँ पर है, केवल टेक्स्ट तक सीमित है, वहीं तक हमें रखना, उसके बाहर कहीं पर कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद एक और पॉइंट आता है, जब आप आथर की बात नहीं करते, जब आप टेक्स्ट के बाहर की दुनिया, रीडर के रिस्पॉन्स की बात नहीं करते, जब आप हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस को लेकर के बात नहीं करते, तो आपके लिए सब कुछ क्या है, टेक्स्ट है, वर्ड्स ऑन द पेज है, टेक्स्ट इज एन ऑटोनॉमस इंटिटी, सेल्फ सफिशिएंट वर्बल ऑब्जेक्ट हो गया। इतना सारी चीजें। अब उसके बाद एक चीज ये आता है कि इसमें एक चीज और बताया गया, व्हाइल दोज हु यूज द थियरी डू नॉट कंप्लीटली डिसरिगार्ड ऑथर और बैकग्राउंड। जो लोग इस थियरी को अप्लाई करते हैं
वो किसको डिसरिगार्ड करते हैं? डिसरिगार्ड ऑथर और बैकग्राउंड, वो ऑथर को और उसकी और जो एक तरह से कल्चरल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, उन सबको जो है डिसरिगार्ड करते हैं। दे आर इन फेवर ऑफ द आइडिया दैट एवरीथिंग नीडेड टू अंडरस्टैंड द वर्क इज प्रेजेंट विद इन इट। जो भी न्यू क्रिटिसिज्म को बात करता है, उनकी नजर में कि सब कुछ तो इसी वर्क में प्रेजेंट है, वर्क के बाहर कुछ नहीं है, जो ये टेक्स्ट है वह अपने में पर्याप्त है। द अदर फैक्टर्स हैव वेरी लिटिल बियरिंग ऑन आर रेलिवेंस टू द मीनिंग ऑफ द लिटरेचर। जो अदर फैक्टर्स है उनका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है या मीनिंग ऑफ लिटरेचर को समझने के लिए। न्यू क्रिटिसिज्म एरोज इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। एक तो अभी ये बताया गया कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, न्यू क्रिटिसिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहले पैसेज में ये बताया गया थियरीज क्या होती है और न्यू क्रिटिसिज्म क्या है। यह एक इस्टेब्लिश्ड थियरी है जो कि हमें पोयम को, पीस ऑफ पोयम को या लिटरेचर को या पीस ऑफ लिटरेचर को न्यू वे में एनालाइज करने का मौका देती है। जब आप उसको एनालाइज करते हैं तो किन चीजों पर फोकस करते हैं? केवल टेक्स्ट पर, वर्ड्स ऑन द पेज पर। टेक्स्ट इज एन ऑटोनॉमस एंटिटी, टेक्स्ट इज अ सेल्फ सफिशिएंट ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट, टेक्स्ट इज कंप्लीट, नथिंग इज बियॉन्ड टेक्स्ट। जब टेक्स्ट के बियॉन्ड कुछ नहीं है तो आप किसको डिसरिगार्ड करते हैं? आप जो है रीडर के रिस्पांस को महत्व नहीं देते। आप आथर का जो रोल है कि टेक्स्ट को समझने में आथर का जो लाइफ है या उसका अपना जो जीवन है, क्या उसका रिफ्लेक्शन उस पोयम में, उस नॉवेल में या पीस ऑफ लिटरेचर में है, इस तरह का कोई चीज अडॉप्ट नहीं करते। आप जो है कल्चरल सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को कोई महत्व नहीं देके, किसी भी तरह का जो आथर या उससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड है उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते और सब कुछ ये कहते हैं कि वर्क जो है वो केवल जो टेक्स्ट में ही, जो वर्क है उस पे जो लिखा गया वही सब कुछ है। अब इसको समझने के लिए उन्होंने जिस मेथड को एडॉप्ट किया वह मेथड सेकेंड स्टाइल का। उस मेथड को क्या कहा जाता है? उस मेथड को कहा गया क्लोज रीडिंग। तो जो न्यू क्रिटिसिज्म है ये कब आता है? 20th सेंचुरी में आता है, 20वीं शताब्दी में आता है। और इसके आने में मैंने आपको पहले भी बताया था, टी एस एलियट है, आई ए रिचर्ड्स है, एफ आर लीविस है, क्लिंथ ब्रुक्स है, डब्ल्यू के विमसाइट है, एलन टेट है, रॉबर्ट पेन वॉरेन है, तमाम नाम ऐसे हैं जिन लोगों का अपना कंट्रीब्यूशन रहा है। तो न्यू क्रिटिसिज्म एरोज इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी इन अमेरिका एंड ग्रेट ब्रिटेन। दिस थियरी यूटिलाइजेस टेकिंग अ क्लोज रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट। ये जो थियरी है इसमें क्या हम पाते हैं कि क्लोज रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट पाते हैं। क्लोज रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया कि जो भी टेक्स्ट है या जो भी टेक्स्ट प्रेजेंट किया जाता है उसमें कोई चीज ये नहीं होता कि आप ये कह दें कि आप ऐसे ही समझ लें। उनका ये कहना था कि सरफेस स्टडी, सरफेस रीडिंग टेक्स्ट को कभी भी आप अच्छे ढंग से समझ नहीं सकते। अगर टेक्स्ट को आपको समझना है तो उसके लिए जिस मेथड को आपको एडॉप्ट करना होगा उसका नाम है क्लोज रीडिंग और एक्सप्लिकेशन। ये कई बार पूछा जा चुका है कि क्लोज रीडिंग या एक्सप्लिकेशन उसी का सिनोनिम है, यह किस थियरी का हिस्सा है? तो क्लोज रीडिंग या एक्सप्लिकेशन ये आपका न्यू क्रिटिसिज्म का हिस्सा है। यह एक मेथड है टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, टेक्स्ट को समझने के लिए। दूसरा चीज उन्होंने कहा कि जो टेक्स्ट है और जो लुकिंग एट द एलिमेंट्स विद इन इट है, जब आप उसका क्लोज रीडिंग करते हैं तो आप किस पर ज्यादा ध्यान देते हैं? आपको क्या एडॉप्ट करना है? आपको फॉर्मल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट एडॉप्ट करना। क्या एडॉप्ट करना? यू हैव टू गो विद द फॉर्मल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट। फॉर्मल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट से क्या मतलब है? फॉर्मल स्टडी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्मल। ये सारे पॉइंट आप अलग से नोट करते चलिएगा। फॉर्मल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट। अब सवाल ये उठता है कि फॉर्मल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट से क्या मतलब है, क्या हमें समझना चाहिए? जो फॉर्मल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट है वह इस पर बात करता है कि आप टेक्स्ट के कंटेंट पर ध्यान ना दीजिए बल्कि उसके फॉर्म पर। यू डोंट हैव टू पे एनी स्पेशल अटेंशन ऑन द कंटेंट। कंटेंट्स का मतलब कि व्हाट हैज बीन सेड।
बल्कि आपको कंटेंट की जगह किस पर ध्यान देना है, फॉर्म पर ध्यान देना है। अगर हम देखेंगे तो हमें कंटेंट पे नहीं ध्यान देना, कंटेंट की जगह हमें किस पर ध्यान देना, फॉर्म पर। फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि हाउ हैज बीन सेड, कैसे कहा गया, हमें इस पर ध्यान देना। जब हम इस पर ध्यान देंगे तो हम कुछ चीजों को लेकर के बात करेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो जो चीजें हैं जो वो इम्पोर्टेंट है कौन कौन सी, जैसे कि न्यू क्रिटिसिज्म। जब आप क्लोज रीडिंग की बात करते हैं तो वो जो क्लोज रीडिंग होगा टेक्स्ट का होगा, और उसमें से व्हाट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, वी विल सी द यूज ऑफ सिंबल, यूज ऑफ मेटाफर्स, इनका और ये क्या मीनिंग देते हैं। वी विल ट्राई टू सी literary devices, we will try to find out the use of symbols, the use of metaphors, और जो और चीजें लिटरेरी डिवाइसेस है, आयरनी है, सटायर है, या यू कैन से कि एल्यूजन्स है, रेफरेंसेस हैं, जो ये सब चीजें दी गई हैं उस पर फोकस करेंगे। जब हम उस पर उसको समझने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली वी विल कम टू नो अबाउट द मीनिंग, और हम नेचुरली उस टेक्स्ट का मीनिंग समझ जाएंगे। तो टू फाइंड द मीनिंग ऑफ इट, हमें टेक्स्ट की मीनिंग को समझने के लिए हमें फॉर्म पर ध्यान देना, क्योंकि फॉर्म ऑलरेडी मीनिंग को इंक्लूड करता है, वह मीनिंग को कन्वे करता है। तो टेक्स्ट का फॉर्मल स्टडी है, टेक्स्ट कैसे लिखा गया है, जो लिखने का आर्ट है, जो एक्सप्रेशन करने का आर्ट है, हमें उस ब्यूटी को खोजना है। फिर उसके बाद क्या है कि रादर देन कंसीडरिंग द आथर, ना कि हमें आथर पर कंसीडर करना है, ना कि उसके बैकग्राउंड पर, जिसको कि ट्रेडिशनल वे में पहले लोग महत्व देते थे। जो न्यू क्रिटिक्स है, न्यू क्रिटिक्स फोकस सोनली ऑन द डिवाइसेस प्रेजेंट इन द टेक्स्ट, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। न्यू क्रिटिक्स सोलली फोकस्ड सोलली ऑन द डिवाइसेस प्रेजेंट इन द टेक्स्ट। जो न्यू क्रिटिक्स हैं वे केवल जो है टेक्स्ट में जो डिवाइसेस यूज की गई है, डिवाइस का मतलब क्या हो गया, जो लिटरेरी डिवाइसेस है, जो तमाम डिवाइसेस यूज करके पूरा टेक्स्ट तैयार किया गया, टेक्स्ट को सजाया गया, टेक्स्ट को आर्टिस्टिक ढंग से प्रेजेंट किया गया, उसका प्रेजेंट करने का जो तरीका है उस पर आपको ध्यान देना है इन ऑर्डर टू एनालाइज इट, इसको एनालाइज करने के लिए। दो द प्रैक्टिसेस ऑफ क्लोज रीडिंग कैन बी सीन बिफोर द 20th सेंचुरी, करें 20वीं शताब्दी से पहले भी इसकी जो प्रैक्टिसेस है उसको देखा जा सकता है। दो द प्रैक्टिसेस ऑफ क्लोज रीडिंग can be seen before the 20th century literary texts like आइवोर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स, करें कि 20वीं शताब्दी से पहले भी कुछ क्रिटिक्स थे जिसमें, या 20वीं शताब्दी में भी न्यू क्रिटिसिज्म के आने से पहले, क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म जब आता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आता है, या आप कह सकते हैं 1940s के बाद आता है। लेकिन 1940s से पहले भी कुछ क्रिटिक्स थे, जिसमें एक जो है आई ए रिचर्ड्स है। आई ए रिचर्ड्स का फुल फॉर्म क्या, आइवोर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। आई से आइवोर, IVOR, ए से आर्म स्ट्रॉन्ग, आर से रिचर्ड, IA रिचर्ड ने काफी हद तक इस पे काम किया है। उनका कुछ किताब है, जैसे उनका किताब एक क्या है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जो 1929 में आई है। इसमें उन्होंने एक नए ढंग की जो है आप कह सकते हैं कि, मैं तो नहीं कहूंगा थियरी उन्होंने डेवलप किया, लेकिन एक नया अप्रोच उन्होंने लिया टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। तो आइवोर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स helped to refine the techniques into what is now known as new criticism. Richards published practical criticism। ये टेक्स्ट यूजीसी नेट वालों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कब आया था, 1929 में। एक किताब है जिसमें उन्होंने क्या किया, एनालाइज्ड हाउ पीपल रिस्पॉन्डेड टू द पोएम। एक उन्होंने नया तरीका अपनाया, और वह क्या है था कि हाउ पीपल रिस्पॉन्डेड टू पोएम्स, a book that analyzed how people responded to poems that they did not know the author of। जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, इसमें उन्होंने एक नई थियरी, एक नया अप्रोच लिया, और उस अप्रोच में उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस अप्रोच में ये चीज किया कि उन्होंने एक पोयम लिया, उस पोयम को का ना तो उन्होंने टाइटल, या अगर टाइटल दिया तो पोएट का नाम नहीं दिया, और अपने सारे स्टूडेंट से कह दिया कि आप इसको पढ़ करके आइएगा।
जस्ट गो स्टडी एंड देन कम बैक आफ्टर अ वीक। और ना तो उन्होंने ये बताया कि ये पोयम कब लिखा गया, ना ही उन्होंने ये बताया कि इस पोयम का आथर कौन है। और ये कहा कि ये केवल टेक्स्ट है या ये पीस ऑफ पोयम है या इट्स द होल पोयम। जस्ट स्टडी दिस पोयम विदाउट नोइंग हु इज द आथर, विदाउट नोइंग व्हेन वाज इट रिटेन, और विदाउट नोइंग कि व्हाट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इट हैज, व्हाट द कल्चरल सिग्निफिकेंस इट हैज। इसको जानने की कोई जरूरत नहीं है। और उन्होंने क्या किया, वो फोटो कॉपी बच्चों को दे दिया और देने के बाद उन्होंने कहा जाइए इसको पढ़िए, 1 हफ्ते बाद आइएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी बच्चे को ये कहा जाए कि आप जो है इसका स्टडी ऐसे करिए, और ना तो आपको ये बताया जाए कि पोयट पोयम किसने लिखा, ना ही आपको ये बताया जाए कि ये पोयम का टाइटल क्या है, ना ही आपको ये बताया जाए कि ये पोयम किस सन में आया है, विक्टोरियन एज में आया, रोमांटिक एज में आया, मॉडर्न एज में आया, तो आप क्या करेंगे, अपना पूरा दिमाग उसी टेक्स्ट तक लगाएंगे और उस टेक्स्ट में जो लिखा होगा वहीं तक उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। तो जब बच्चे आए लेकर के जो है, और उन्होंने जैसे 7 बच्चे 8 बच्चे, इफ देयर आर द 7 स्टूडेंट 8 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट, उन्होंने सबसे कहा कि जस्ट डिफाइन इट। तो उन बच्चों ने अपना अपना रिस्पॉन्स दिया। तब उन्होंने देखा कि एक पोयम पर कई तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा था, डिफरेंट रिस्पॉन्स, लेकिन वो जो रिस्पॉन्स था एक तरह से साइमल्टेनियस था, लेकिन अलग अलग वे में लोग बातें कह रहे थे। तो वहां से ये निकल कर गया कि जो अभी तक, जैसे मैं टीचर हूँ, मैंने क्लासरूम में आपको ये बता दिया कि इस पोयम में पोयट ये कहता है, पोयट ये बताता है, तो वो मीनिंग आप महदूद हो जाते थे, सीमित मीनिंग निकलती थी। तब उन्होंने पहली बार देखा कि नहीं है, जब इस तरह से पढ़ाया जाता है तो उसको जो एनालाइज करने का तरीका है कि विदाउट नोइंग हु इज द ऑथर ऑफ द पोयम या हु इज द पोएट ऑफ द पोयम, तब उन्होंने देखा कि इसका जो रिजल्ट निकलता वह क्या होता, प्लूरैलिटी ऑफ मीनिंग। क्या निकलता, प्लूरैलिटी ऑफ मीनिंग, MEANING। तो आइए रिचर्ड्स ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया, वह कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट था, और वह क्या था, प्लूरैलिटी ऑफ मीनिंग का कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। तो एक चीज तो उनका एक योगदान है रहा। वही उन्होंने लिखा कि दिस हेल्प्स टू फॉर्म द बेसिस ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, और उनका ये जो तरीका था, ये न्यू क्रिटिसिज्म को इस्टेब्लिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा आइए रिचर्ड का, खासकर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। जब प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात होती है तो जो जो भी रीडर्स हैं, जो जिन्होंने रिस्पांस दिया या जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पोयम के फॉर्म पर ज्यादा महत्व दिया कि पोयम का फॉर्म क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस क्या है, मेटाफर्स क्या है, आयरनीज क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो, उन्होंने इस पे दिया। दूसरा नाम जो है किसका रहा है, विलियम इम्पसन यहाँ पे होना चाहिए था, EMPSON, जिसका एक टेक्स्ट था 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ था। तीसरा नाम है TS एलियट का। TS एलियट का 3 क्रिटिकल ऐसे है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट है, दूसरा हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम है, तीसरा मेटाफिजिकल पोएट्स है, जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहा, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव रहा है, और थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी रहा है, और एक कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग था जिसका नाम है, इफ यू रिमेम्बर, तो अ, एक उन्होंने और दिया था, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो जब आप TS एलियट की बात करते हैं तो ये चीजें रही है। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जैसे अभी नाम आया था विलियम इम्पसन का, तो जब भी विलियम इम्पसन का आएगा तो उनकी किताब का क्या नाम है, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी, वी मस्ट नो, AMBIGUI, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी, ये विलियम इम्पसन का। दूसरा नाम किसका आया था, TS एलियट का आया था। तो TS एलियट का जो वर्क रहा वो 3 रहा है, और वो कौन कौन सा वर्क था, एक तो उनका ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, और इसी तरह से आपका हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, और इसके अलावा मेटाफिजिकल पोएट्स। दूसरा एक उनका आर्टिकल कौन सा था, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट उनका जो कॉन्सेप्ट रहा है वो था मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट। इसमें उन्होंने थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी दिया,
ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का कॉन्सेप्ट, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसने न्यू क्रिटिसिज्म को काफी स्टैब्लिश किया। उसमें भी वही सब फॉर्मल स्टडी था, ऑब्जेक्टिविटी था, और जो पर्सनालिटी था उसको किल करने की बात थी, सब्जेक्टिविटी को इग्नोर किया गया। सब्जेक्टिविटी और पर्सनालिटी का डायरेक्ट मतलब हो गया कि वी आर गोइंग टू गिव वैल्यू टू पोएट इंस्टेड ऑफ पोएम। तो ये चीजें। अब उसके बाद होता क्या है कि इसके अलावा जॉन क्रो रैंसम आते हैं। तो 1941 में जैसे कुछ नाम हमेशा ध्यान में रखना, आई ए रिचर्ड्स हो गए, टी एस एलियट हो गए, विलियम इम्पसन हो गए। नेक्स्ट नाम क्या है, आइए नेक्स्ट नाम है जॉन क्रो रैंसम का। जॉन क्रो रैंसम ने 1941 ईस्वी में एक किताब लिखा और उस किताब का नाम था द न्यू क्रिटिसिज्म, which provided some of the early principles of analyzing literature based only on its text, जिसमें उन्होंने ये किया कि जो कुछ भी इंटरप्रेट करना, टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना, टेक्स्ट के बाहर की चीज से कोई मतलब नहीं। Many authors and critics contributed to the ideas of new criticism, helping it to become one of the most popular methods। ठीक है, ये 20वीं शताब्दी में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड बन गया, दैट इज अनदर थिंग। अब उसका जो ओरिजिन है उसको लेकर के बात हो रही है, कि कहाँ कहाँ से कैसे आया, क्या क्या चीजें उसमें रही हैं। इसका जो ओरिजिन हुआ अमेरिका में, बाकी और सारी चीजें बताई गई कि किन किन लोगों ने इसमें दिया, क्या क्या उनका था, ऑल दिस थिंग। देन यू सी कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है, उसको जो हम लोगों को जज करना है, टेक्स्ट को ध्यान में रख करके जज करना है, ना कि किसको ध्यान में रख करके। आथर्स का बैकग्राउंड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सब कुछ क्या है, आथर्स का बैकग्राउंड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, केवल टेक्स्ट। और उसमें जिस मेथड को अडॉप्ट करना है वो मेथड क्या है, क्लोज रीडिंग। और किसको डील करना है, केवल टेक्स्ट को डील करना है। हाँ, ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। और क्या क्या चीजें ध्यान में और रखना है कि जब आप टेक्स्ट को डील करेंगे तो उसमें जो कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे एलिमेंट्स का मतलब जो लिटरेरी डिवाइसेस है, आयरनी है, सटायर है, मेटाफर है, फिगर्स ऑफ स्पीच है, मिथ है, रेफरेंसेस है, एल्यूजन्स है, उन सब चीजों को। और साथ ही साथ थीम को लेकर के, सेटिंग को लेकर के, प्लॉट को लेकर के, स्ट्रक्चर को लेकर के, इस पर जो है बात करनी है। उसके पहले अगर आप देखेंगे 1920 से पहले जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म था, वो ज्यादातर उसमें किसको लेकर के बात की जाती थी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती थी, अगर टेक्स्ट को समझना था। लेकिन ये सब चीजें, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अलावा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उस पर बात की जाती थी, हिस्ट्री को काफी महत्व दिया जाता था। लेकिन जब प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आया, आइवर आर्मस्ट्रांग या आई ए रिचर्ड्स आए हैं, जो कि कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक थे, तो उन्होंने लैंग्वेज को ज्यादा महत्व दिया कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे ना जा करके जो कुछ भी पोयम है, जो पोयम में जो चीजें हैं, या बियॉन्ड टेक्स्ट नहीं जाना, जो कुछ भी, सब कुछ क्या है, सब कुछ टेक्स्ट ही है, उसको लेकर के उन्होंने बात किया जो है, ये सारी चीजें। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने ये देखा कि पीपल जो रीड करते हैं, जो रिस्पॉन्स देते हैं, वो एक नया था। पीपल का रीडिंग और जो पीपल का रिस्पॉन्स था, विदाउट नोइंग हु द आथर्स वर, उन्होंने जो नया तरीका अडॉप्ट किया बगैर ये चीज बताए हुए कि इस पोयम का आथर कौन है, तब उन्होंने 1939 में जो आई ए रिचर्ड्स हैं, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया और वहीं पे उन्होंने इस मेथड को अडॉप्ट किया अमेरिकन, और वहीं से लिटरेरी थियरी का एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। उसके बाद में जो है जॉन क्रो रैंडम उसी फील्ड में चलते हैं, जो एक इंग्लिश के प्रोफेसर थे, और कहाँ पे थे, केनियन कॉलेज में। तो ये जो दिया गया कि आई ए रिचर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कब पढ़ाते हैं, 1939 में। एक क्वेश्चन ध्यान में रखता हूँ, किस यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। और जो दूसरे आपके क्रिटिक हैं, जॉन क्रो रैंसम है, ये भी इंग्लिश के प्रोफेसर हैं केनियन कॉलेज में। इन्होंने भी क्या किया था, न्यू क्रिटिसिज्म जो है नाम से एक टेक्स्ट इनका 1949 41 में हम लोगों ने बात किया ही है कि आया हुआ था इनका, जॉन क्रो रैंसम का। उन्होंने भी जो मेथड अडॉप्ट किया कि द न्यू बुक्स टाइटल वाज अप्लाइड टू दिस यंग मेथड ऑफ एग्जामिनिंग टेक्स्ट, न्यू क्रिटिसिज्म वेंट ऑन टू बिकम अ पॉपुलर मेथड ऑफ लिटरेरी एनालिसिस थ्रू द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के मध्य तक ये काफी पॉपुलर हो गया जो है। नाउ यू सी कि इसके बाद क्या है, न्यू क्रिटिसिज्म का जो थियरी है, उस थियरी में अगर आपको याद होगा कि बातें तो जितनी हो गई उन्हीं सारी चीजों को लेके बात कर रहे हैं कि जो आपको एनालाइज करना है, किसको एनालाइज करना है, एनालाइज अ वर्क ऑफ लिटरेचर को एनालाइज करना है। जो कुछ भी है टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बाहर की जितनी चीजें उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। किसका इंपॉर्टेंस नहीं है, आथर का, हिस्टोरिकल
कल्चरल बैकग्राउंड का कोई महत्व नहीं है, और इवन रीडर का जो रिस्पॉन्स है उसका कोई महत्व नहीं है। इन सबको, ये सारी जो थियरीज पहले की थी, उन सबको हटा दिया गया। उसको उसको जो है करने में एक जो इम्पोर्टेंस दिया जाता है वो क्या है, इंटेंशनल फैलेसी का। अगर याद होगा, इसको भी लेके मैंने बात किया था कि जो इंटेंशनल फैलेसी है डिक्टेट्स, वो किसको जो है डिक्टेट करता है। इंटेंशनल फैलेसी डिक्टेट्स दैट रीडर कैन नॉट प्रिज्यूम टू नो द ऑथर्स इंटेंट। जो इंटेंशनल फैलेसी है, यह एक मेथड था जिसमें ये बताया जाता था कि कभी भी जो रीडर है वो आथर के इरादे को नहीं जान सकता। जैसे मैं अगर कोई पोयम लिख रहा हूँ, तो उस पोयम में मैं क्या कहना चाहता हूँ, कंप्लीटली रीडर कभी उसको समझ नहीं सकता। ये थियरी क्या है, इंटेंशनल फैलेसी है। तो इंटेंशनल फैलेसी डिक्टेट दैट द रीडर कैन नॉट प्रिज्यूम, रीडर जो प्रिज्यूम नहीं कर सकता टू नो द ऑथर्स इंटेंट और मीनिंग ऑफ अ वर्क विदाउट डायरेक्टली आस्किंग देम। बगैर डायरेक्ट आथर से पूछे हुए रीडर कभी भी खुद से नहीं समझ सकता। वो ये चाहे कि जो कुछ पोयम में लिखा गया है, केवल पोयम पढ़ करके वो कुछ समझ जाए, तो यह पॉसिबल नहीं है। उस पोयम को समझने के लिए उसे पोयम के पोएट से कांटेक्ट करना जरूरी है, उसको उससे सवाल करना जरूरी है जो है। तो जो इंटरवीविंग मेथड होता है कि इंटरव्यू लेकर के आथर की चीजों को वो सब चीजें करना, ये सब चीजें जो है कहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया था, इंटेंशनल फैलेसी में। लेकिन न्यू क्रिटिक्स ने इसको कहा कि नहीं, इंटेंशनल फैलेसी जो मेथड है गलत है, ऐसा नहीं है, केवल टेक्स्ट तक सीमित रह करके भी चीजों को समझा जा सकता है। तो डिटेल्स अबाउट द ऑथर माइट बी प्रेजेंट, दे आर सेकेंडरी। ऑथर सेकेंडरी बन गया, टेक्स्ट प्राइमरी बन गया। फिर उसके बाद इन अदर वर्ड द मीनिंग प्रेजेंटेड इन द लिटरेचर इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन whatever secondary meaning the author might have intended, as the reader has no way of ascertaining the author's personal meaning. With this, new critics support the argument that the author and their background are not needed to analyze. न्यू क्रिटिक्स ने क्या किया, न्यू क्रिटिक्स ने कहा कि आथर और उससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड है इसका कोई महत्व नहीं है टेक्स्ट को समझने के लिए, या टेक्स्ट को अगर समझना है तो आथर की जिंदगी में ताक झांक करना या उससे टेक्स्ट का उससे कोरिलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज कौन बात किया था, ये चीज इंटेंशनल फैलेसी में होता था। और इंटेंशनल फैलेसी में तो यहाँ तक कहा गया था कि जो आथर ने जो कुछ भी लिखा है, रीडर उसको कभी समझ नहीं सकता है जब तक कि वो आथर से कांटेक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब इंटेंशनल फैलेसी में आथर को महत्व दिया गया था कि अगर हमें टेक्स्ट को समझना है तो हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, त्रिकोणीय संबंध बनाना पड़ेगा टेक्स्ट का, रीडर का और राइटर का। लेकिन जब न्यू क्रिटिसिज्म आया तो उसने रीडर को भी किनारे लगाया, राइटर को भी किनारे लगाया, और सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया, टेक्स्ट को महत्व दिया। इसी तरह से दूसरी थियरी आती है अफेक्टिव फैलेसी। और जो अफेक्टिव फैलेसी है, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें ये चीज दिखाया गया था कि आखिर टेक्स्ट का अफेक्ट रीडर पर क्या पड़ता है। The theory of new criticism is further supported by affective fallacy, which argues that a reader's response to literature should have no bearing on its meaning. इसमें ये बताया गया कि जो रीडर का रिस्पांस है वो टेक्स्ट की मीनिंग से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है। रीडर अपने ढंग से व्याख्या करता, समझने की उसको कोशिश करता है। तो अ बुक और अ पोयम माइट स्पार्क अ सर्टेन फीलिंग इन द रीडर, इट शुड नॉट इन्फ्लुएंस हाउ दे एनालाइज द वर्क, इन दिस फैलेसी बीइंग स्वेड बाय अ फीलिंग। तो ये कुल मिलाकर के ये चीज आया कि जो रीडर्स का जो उसका रिलेशन है, वो चीज जो है कहीं से भी बहुत ऑथेंटिक नहीं रहा। अच्छा, तो ये पार्टिकुलर चीज जो है क्या किया कि इस पार्टिकुलर चीज को जो है इम्पोर्टेंस उसमें दिया गया कि ये चीज है और इस पर फोकस करना। वो चीज कौन सा था, आपका अफेक्टिव फैलेसी था। अफेक्टिव फैलेसी में रीडर का रिस्पॉन्स देखा जाता है, या पोयम जो है रीडर को कैसे प्रभावित कर रही है, रीडर क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। इंटेंशनल फैलेसी में क्या देखा जाता है, इंटेंशन ऑफ द ऑथर देखा जाता है, ऑथर क्या कहना चाहता था। जो ऑथर कहना चाह रहा है, क्या रीडर उसको समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। अफेक्टिव फैलेसी में किसको इंपॉर्टेंट दिया जाता है, रीडर को इंपॉर्टेंट दिया जाता है कि रीडर क्या कह रहा है, उसका क्या कह रहा है, क्या वो जो है आ, उसकी जो बात है, जो टेक्स्ट जो वो कह रहा है, क्या वो टेक्स्ट में वैसे ही है या कुछ अलग ढंग से। तो ये चीज दो रिस्पांस हमारे सामने आता है, एक तो जो ऑथर के द्वारा कहा जा चुका है, दूसरा
ऑथर की कही हुई बात को रीडर किस हद तक समझ पा रहा है, ये दो चीजें आती है। दो अ बुक आर पोयम बाय स्पार्क, तो इसको लिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि न्यू क्रिटिसिज्म का फॉर्मेलिज्म से कैसे क्या संबंध है, ये एक नया पॉइंट आपको मिलेगा। बाकी इसके ऊपर का जितना था वो हम लोग पहले भी बात कर चुके थे। अगर आप देखेंगे जो न्यू क्रिटिसिज्म है, फॉर्मेलिज्म से उसका बहुत कुछ रिलेशन है, उसमें सिमिलरिटीज है। जो फॉर्मेलिज्म है वो भी जो है फॉर्मल स्टडी टेक्स्ट की करता है, उसके कंटेंट पे ना ध्यान दे करके फॉर्म पर बातें करता है। जैसे न्यू क्रिटिसिज्म कहा हुआ, न्यू क्रिटिसिज्म जो है अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में आया। न्यू क्रिटिसिज्म कहाँ पे आया? अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में। फॉर्मेलिज्म कहाँ पर आया? रूस में आया। जो न्यू क्रिटिसिज्म है ये 20वीं शताब्दी के मध्य में आता है। लेकिन जो फॉर्मेलिज्म है ये 1910 ईस्वी में रूस में आता है। ये भी टेक्स्ट को एनालाइज करता है, एनालाइज फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट। न्यू क्रिटिसिज्म में फॉर्म और कंटेंट टेक्स्ट को पर ध्यान दिया जाता है। इसमें किस पे ध्यान दिया जाता है? एनालाइज फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्स्ट। इसमें जो है फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्स्ट होता है। Much like new criticism, formalism focused to the text of a work and how the elements which could be used to analyze and determine। तो ये चीजें आपके सामने ऑलरेडी चार्ट बना जिसमें आप देख सकते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में आया, फॉर्मेलिज्म रूस में आया, न्यू क्रिटिसिज्म 20वीं शताब्दी के मध्य दशक में आया, और जो फॉर्मेलिज्म है ये 1910 ईस्वी में आता है। और इसमें एनालाइज किया गया फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट, इसमें जो एनालाइज किया गया फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्स्ट। New criticism example. To better understand the theory, it is important to look at new criticism example. Two works that can be analyzed through this lens are, जैसे अगर हमें न्यू क्रिटिसिज्म को समझना है तो आप कैसे समझेंगे? उन्होंने दिया कि टू वर्क दैट कैन बी एनालाइज थ्रू दिस लेंस आर ग्रीन एक्स एंड हैम by Dr. Suez and Romeo and Juliet by शेक्सपियर। कह रहे हैं अगर न्यू क्रिटिसिज्म को हमें समझना है तो ग्रीन एक्स एंड हैम एक टेक्स्ट है किसके द्वारा? ग्रीन एक्स एंड हैम बाई डॉक्टर सुएस, SUE एंड रोमियो एंड जूलियट बाई शेक्सपियर। अगर रोमियो और जूलियट को हम लेते हैं तो वो रोमियो और जूलियट किसके द्वारा हम समझ सकते हैं? ये जो है रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर। अब कैसे हम इसको समझ सकते हैं उसके एप्लीकेशन को यहाँ बताया गया है। करें कि ग्रीन एक्स एंड हैम बाय डॉक्टर स्वेस बिगिंस विद द कैरेक्टर सैम। इसमें जो है एक कैरेक्टर है जिसका क्या नाम है? सैम है। ट्राइंग टू कन्विंस द प्रोटेगनिस्ट, जो कि जो उसका प्रोटेगनिस्ट है उसको वो जो है क्या करता है? विश्वास दिलाता है टू ईट द टाइटुलर ग्रीन एक्स, कि वो जो है क्या करेगा? ग्रीन एक्स का सेवन करेगा। एंड हैम इन अ variety of places with several different animals. The protagonist refuses until the end of the book when they finally try the green eggs and ham and discover that they actually like them। और जो प्रोटेगनिस्ट होता है वह क्या करता है कि वो रिफ्यूज करता है लास्ट तक ऑफ द बुक के लास्ट तक वो रिफ्यूज करता है, वो नहीं खाता। द प्रोटेगनिस्ट रिफ्यूजेस अंटिल द एंड ऑफ द बुक व्हेन दे फाइनली ट्राई द ग्रीन एग्स। जब वे व्हेन दे फाइनली ट्राई, वे जबकि फाइनली ट्राई करते हैं ग्रीन एग्स को पाने का, एंड हैम और हैम को पाने, एंड डिस्कवर और वे देखते हैं कि वे केवल जो है ग्रीन एग्स को और हैम को लाइक करते ना कि पा जाते हैं, वे केवल पाने की कोशिश करते हैं, उनको अभी तक मिला नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दो बात आती है। इन्होंने एक टेक्स्ट को लिया, टेक्स्ट क्या है? फ्रॉम ग्रीन एग्स एंड हैम। एक टेक्स्ट है किसके द्वारा? डॉक्टर सुएस के द्वारा, डॉक्टर सुएस, जिसमें एक कैरेक्टर है सैम, और वह सैम जो है क्या करता है? ट्राई करता है। क्या ट्राई करने की कोशिश करता है? जो मेन कैरेक्टर उसको कि हम लोगों को क्या करना है? ग्रीन एग्स खाना है और हैम खाना है, हैम देखना पड़ेगा। उसके बाद जो वे क्या करते हैं? लास्ट तक वे लोग कोशिश करते हैं लेकिन उनको कुछ ही मिलता नहीं। बाद में इनको पता चलता है कि दे डिडंट गेट ग्रीन एग्स, दे डिडंट गेट हैम, बट दे ओनली लाइक देम। अब जब न्यू क्रिटिसिज्म आप अप्लाई करते हैं तो फ्रॉम अ न्यू क्रिटिसिज्म पर्सपेक्टिव द रीडर कैन एनालाइज द स्टोरी। उसमें वह स्टोरी देखते बाय लुकिंग एट द थीम्स।
वे क्या करेंगे, इस पूरी स्टोरी के थीम को देखेंगे, स्टैंजास stanzas and repetition. For example, despite the many refusal, बहुत सारे refusal के बाद, Sam does not give up in his determination to persuade the protagonist to try green egg. जो सैम है, सैम डज नॉट गिव अप, सैम जो है लगातार डिटरमिन करता है, परसू करता है प्रोटेगनिस्ट को टू ट्राई ग्रीन एग्स एंड हैम, कि वो ग्रीन एग्स और हैम को खाएगा, बिकॉज दिस एक्शन इज रिपीटेड फ्रीक्वेंटली, यह एक्शन बार बार रिपीट होता है. द थीम ऑफ द स्टोरी कुड बी प्रिजर्वेंस, परसीवियरेंस. करें जो थीम ऑफ द स्टोरी वह क्या है, परसीवियरेंस. परसीवियरेंस का मतलब हठ धर्मिता, जिद को दिखाना. तो जो जिद है, किसकी जिद है, जिद जो है सैम की है. सैम जो है प्रोटेगनिस्ट को बार बार ये कहता है कि तुम्हें क्या खाना है, ग्रीन एग्स और हैम खाना. वो इसी पर अड़ा हुआ है. तो व्हाट डू यू सी हियर, यू सी परसीवियरेंस. द प्रोटेगनिस्ट स्टैंजास आर ऑफन लॉन्गर, जो प्रोटेगनिस्ट का स्टैंजास वो काफी लंबा है देन सैम्स, इंडिकेटिंग जस्ट हाउ कमिटेड दैट टू रिफ्यूजिंग टू द ट्राई, कि वो कैसे रिफ्यूज करता है डिश को, कि वो इसे नहीं खाएगा. दिस आइडिया इज फर्दर स्ट्रेंथेंड बाय द रिपीटिशन ऑफ द प्रोटेगनिस्ट लाइन, आई डू नॉट लाइक देम एंड आई वुड नॉट ईट देम. तो एक तो रिपीटिशन आपको देखना है, और उस रिपीटिशन में क्या पता चल रहा है कि जो प्रोटेगनिस्ट है वो ये कहता है, वो सैम के द्वारा जो दबाव डाला जा रहा है कि तुम्हें ग्रीन एग खाना है और हैम को खाना है, प्रोटेगनिस्ट ये कहता है आई डू नॉट लाइक देम, मैं इन चीज को पसंद नहीं करता हूँ. आई वुड नॉट ईट देम, मैं इस चीज को नहीं खाऊंगा. तो इस स्टेटमेंट से आपको क्या निकल रहा है, रिफ्यूजल. कौन रिफ्यूज कर रहा है, प्रोटेगनिस्ट रिफ्यूज कर रहा है. प्रोटेगनिस्ट क्या रिफ्यूज कर रहा है, आई डू नॉट लाइक देम, आई आई वुड नॉट ईट देम, मैं उनको लाइक नहीं करता, मैं उनको खाऊंगा नहीं. ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना. और सैम में क्या आपको नजर आ रहा है, सैम बार बार उसको पिंच कर रहा है, नहीं तुम्हें खाना है, तुम्हें खाना है, तुम्हें खाना है. वो अपने में फर्म डिटरमिन है, और वह क्या उसका दिखा रहा है, परसीवियरेंस. और इसका क्या दिखा रहा है, रिफ्यूजल. द लॉन्गर लेंथ एंड रिपीटिशन ऑफ रिफ्यूजल. The longer length and repetition of refusal indicates just how adverse the longer length and repetition of refusal indicates just how adverse to the idea of the protagonist is. However, after they finally try the eggs, करें कि वे एक को try करते हैं, they repeat how much they like them and how they will eat them. The repetition is changed to indicate the protagonist's positive viewpoint and makes their change of heart clear. करें कि लास्ट में ये होता है कि जो आपका प्रोटेगनिस्ट जो रिफ्यूज करता रहता है, वह क्या होता है कि आफ्टर दे फाइनली ट्राई द एक्स, वे जो है एक को पाने की कोशिश करते हैं. ये इंडिकेट करता है कि अब दोनों एक पॉइंट पर एग्री हो गए हैं. और वह क्या पॉइंट है कि जो प्रोटेगनिस्ट बार बार रिफ्यूज कर रहा था, मैं नहीं खाऊंगा, मैं इसे लाइक नहीं करता, उसका जो रिफ्यूजल था वो कुछ ऐसा लगता है नरम पड़ता, और वो शायद वो खाना चाहता है. दे रिपीट हाउ मच दे लाइक देम एंड हाउ they will eat them. The repetition is tend to indicate the protagonist positive viewpoint. और इससे पता चलता है कि जो उसका जो है प्रोटेगनिस्ट का पॉजिटिव व्यू पॉइंट है, एंड मेक्स देयर चेंज ऑफ हार्ट क्लियर, और उसके हृदय में बदलाव आ रहा है. मेरा कहने का मतलब ये कि ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये पूरा मीनिंग जो आप निकाल रहे हैं कि सैम दबाव डालता है प्रोटेगनिस्ट पर खाने के लिए, प्रोटेगनिस्ट कहता है कि मैं उस चीज को नहीं खाऊंगा, फिर बाद में प्रोटेगनिस्ट कहता है अच्छा चलिए हम लोग अंडे की तलाश करते हैं, खा लेते हैं. ये सब जितनी बातें बताई गई है, केवल उस पोयम में जो लिखा गया वही पढ़ करके एक्सप्लेन किया जा रहा है. पोयम के बाहर जाकर के ये नहीं कोशिश की जा रही कि सैम कौन है, प्रोटेगनिस्ट कौन है, पोयम का पोएट कौन है, क्या पोएट ही जो है सैम है, क्या पोएट ही प्रोटेगनिस्ट है. मतलब वहां पे
रीडर को अलग कर दिया गया, पोएट को अलग कर दिया गया, कल्चरल सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये सब हटा दिया गया। जो कुछ भी सिग्नेचर आपको मिल रहा है वो केवल उसी में है। When viewed through a new criticism lens करें, जब आप न्यू क्रिटिसिज्म के लेंस से देखेंगे, the reader can analyze the themes of perseverance, उसमें कौन सा थीम नजर आ रहा है, perseverance, and see how repetition and stanzas are used to indicate the protagonist feeling toward the green eggs and ham। और ये बार बार होता है कि कैसे स्टैंजास का यूज किया गया। इसका मतलब क्या होता है कि न्यू क्रिटिसिज्म में चीजें रिपीट होती हैं, जो पोयम होगा उसका रिपीटिशन होगा, और आप ये बार बार देखेंगे कि कैसे रिपीटिशन हो रहा है, कैसे आइडियाज बदल रहे हैं, ये सब सिग्नल्स आपको मिलेगा। तो एक चीज क्या होता है कि परसिवरेंस यूज्ड टू इंडिकेट द प्रोटैगनिस्ट फीलिंग टुवर्ड द ग्रीन एक्स एंड हैम। However, when using this approach, the idea that the story could be used to influence the children to try new things would not be considered as the intended moral of the story, and the knowledge that Dr. Suez's audience was usually children would not be relevant to the analysis। कह रहे कि जो डॉक्टर सुएज के लोग थे वो तो बच्चे थे और वो इस तरह का एनालिसिस नहीं समझ सकते थे। इसमें किसी तरह का मॉरल स्टोरी आपको नहीं नजर आ रही है, लेकिन इसमें क्या चीजें नजर आ रहा है, एक कैरेक्टर सैम है जो प्रोटेगनिस्ट पर दबाव डालता है कि तुम्हें ग्रीन एग और हैम लेना है, और जो प्रोटेगनिस्ट है वो कहता है कि मैं इस चीज को नहीं पसंद करता, मैं नहीं खाऊंगा। तो सैम के का जो नेचर है वो परसिविरांस का, वो है डिटर्मिनेशन का, प्रेशराइज करने का, जिद पर अड़े रहने का। और जो प्रोटेगनिस्ट का नेचर है वो रिफ्यूजल का नेचर है। लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि प्रोटेगनिस्ट जो है सरेंडर कर देता है, किसके सामने, हठ धर्मिता, सैम के हठ धर्मिता के सामने। दोनों एग्री हो जाते हैं मैं खाऊंगा, और लास्ट में ये पता चलता है कि वे लोग केवल अभी अंडे की तलाश कर रहे हैं, उनको मिला भी नहीं अंडा जो है, वे खाते हैं या नहीं खाते ये सब नहीं पता चल पाता है। दूसरा चीज ये आपको मिलता है कि ये जितनी भी चीजें हैं इसमें जो सेंटेंसेस यूज किए गए उनके माध्यम से आपको पता चलता है कि कोई हठ धर्मी है, कोई अपनी बातों से जो है फिर मुकर जाता है, वो कहता नहीं मैं खाऊंगा, चलिए मैं एग्री हूँ, ऑल दिस थिंग्स वी सी, ऑल दिस थिंग्स वी फाइन। तो ये चीज वहां पे दिखाया गया है। फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कैरेक्टर्स आई एम ट्राइंग टू कन्विंस द प्रोटैगनिस्ट टू ईट द टिटुलर ग्रेन। ये तो हमने पढ़ा हो चुका है, ये उसी में हो चुका है। अब ये जो रोमियो एंड जूलियट है, रोमियो एंड जूलियट मैं आपको कल कराऊंगा, आज मैं आपको इतना ही। तो आज मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, कौन कौन सी चीजें उसमें रही हैं और कैसे क्या। फिर एक एप्लीकेशन मैंने कराया है और दूसरा एप्लीकेशन कल मैं आपको इसको लेकर के कराऊंगा। तो मैं यहीं तक ही रखता हूँ, वी विल मीट टुमारो, तो मैं उस पर आपको